हमारी वीडियो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के हवाले से है। 24 को एक पेपर हुआ है क्लब्ड केसेस का असिस्टेंट का, आए मिलकर उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। वैसे इसके ऊपर हमारी एकेडमी की तरफ से एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो पहला पार्ट था 50 एमसीक्यूज़। नेक्स्ट जो 50 हैं वो आए मिलकर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पॉप अप हो रहा है वो कहता है स्पीशीज लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म के जानदार चरिंद परिंद रहते हों, वहाँ से अगर कोई एक जानदार कोई एक स्पीशी ख़त्म हो जाए तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन बोलते हैं। लोकल एक्सटिंक्शन भी होती है, किसी खास एरिया से किसी स्पीशी का ख़त्म होना, लेकिन दुनिया में दूसरे इलाकों में मौजूद हो, वो लोकल एक्सटिंक्शन कहलाता है। और मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया से प्लेनेट से ख़त्म हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सटिंक्शन कहेंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होती हैं जिनकी बका को ख़तरा होता है, जो एक्सटिंक्ट होने से पहले चंद नस्लें उनकी रह जाए, हम उन्हें इंडेंजर्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहते हैं द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय 19th सेंचुरी के अंदर लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुनियाद रखी जर्म थ्योरी की। इससे पहले ये होता था, लोग ये समझते थे कि जो बीमारियां हैं वो मियाज़मा से पैदा होती हैं। मियाज़मा का मतलब होता है बैड एयर, यानी कि गंदी हवा से बीमारियां फैलती हैं। ये लोगों का कंसेप्ट था। लेकिन लुइस पास्चर और जो है रॉबर्ट कोच वो पहले बंदे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जरासीम होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो उसको हम जर्म थ्योरी कहते हैं। और 19th सेंचुरी में दी एंथ्राक्स, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को रॉबर्ट कोच ने प्रूफ के साथ साबित किया कि जरासीम से फैलती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। वो कहता है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज एग्जाम्पल ऑफ। तो पैसिफिक ओशन के अंदर ना हवाई आइलैंड और कैलिफोर्निया के दरमियान यूएसए में एक बहुत बड़ा मलबा बना हुआ है प्लास्टिक का, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, जो है आपका पेपर का सही ऑप्शन था। उसके बाद उसने ईडियम पूछा हुआ था ब्रेक द लेग। वो कहता है किसी को गुड लक कहना, टू से गुड लक, हम इसको कहते हैं ब्रेक द लेग। जैसे कोई पहलवान लड़ने जा रहा हो, आप कहते हैं टांग तोड़ के वापस आई, दैट मीन्स के जीत कर वापस आना। ये खास तौर पे ये ब्रेक द लेग जो ईडियम है ये यूज होता है थिएटर के अंदर। जब वो किसी को, थिएटर वाले डायरेक्ट किसी को ये कहें कि बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट विशेस, तो ये समझा जाता है कि वो दिल से नहीं कह रहा। इस वजह से जब कभी भी स्टेज ड्रामे के ऊपर कोई बंदा परफॉर्म करने जा रहा हो, वो ये बोलते हैं ब्रेक द लेग। उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? गुड लक है। मैंने उसकी इटियोलॉजी भी बता दी आपको। फिर होता है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, बुरा भला करना, सर्जनिश करना। तो इसका जो एंटोनाइम है वो हमारे पास बनेगा प्रेज। प्रेज का मतलब है किसी चीज की तारीफ करना, तो उलट मतलब में। कहता है कि विच बीच नियर द हब इज क्लीनेस्ट इन द बलोचिस्तान, सबसे साफ सुथरा बलोचिस्तान में जो बीच है वो हमारे पास क्या है? औरमारा बीच, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता है। क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से भी मशहूर है औरमारा बीच। उसके बाद वो कहता है कि व्हेन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू Al2Cl6 विच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो इनके दरमियान जो है कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है 13 है, और इसके आखिरी शेल के अंदर, एल्युमिनियम के आखिरी शेल के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, और उसके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो तादाद है वो होती है 7। वो अपने 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट के लिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्युमिनियम के साथ शेयर करता है। मतलब एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तीसरा जो है वो तीसरे मॉलिक्यूल के साथ। इस तरह से ये क्लोरीन और एल्युमिनियम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। इस वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं? हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इस वजह से नो डाउट एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाता है। तो आपका जो सही आंसर था दैट वाज कोवलेंट बॉन्डिंग।
नेक्स्ट जो है वो कहता है कि बैड हैबिट्स विल ओनली लीड टू डिसग्रेस आएगा। लीड के बाद जो प्रेपोजिशन है ये फिक्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या यूज होता है, टू यूज होता है। माई अरेबिक इज नॉट सो गुड बट इज इनफ टू गेट, उसके बाद जो है ना इसमें क्या आएगा हमारे पास, गेट ऑफ आएगा, गेट ऑफ सॉरी गेट बाय। गेट बाय का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में सर्वाइव कर जाना, मतलब मेरी अरेबिक इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोल कर सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मेरा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा गेट बाय। ऑफ का, गेट ऑफ का मतलब होता है किसी जगह से चले जाना, और गेट बाय का मतलब जो है वो क्या होता है, सर्वाइव कर जाना। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, गेट बाय बनेगा। कहते हैं विच प्रेपोजिशन इज यूज, सारा मस्ट फेड नॉलेज। फेड अप नहीं हो सकता, किसी चीज से तंग हो जाना, फेड ऑफ होता ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, फेड विद आ जाएगा, फेड विद नॉलेज। आई कॉन्ट टेल यू वाई आई एम लेट, हेयर आई एम लेट इज, आई एम लेट जो है वो हमारे पास नाउन क्लास है, क्योंकि नाउन क्लास सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होती हैं, लेकिन इनका अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी होता है। अगर मैं आई को देखूं, इसका सब्जेक्ट है और एम उसका क्या है, वर्ब है, और ये जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आई कांट टेल व्हाई आई एम लेट, बेसिकली वो बताना ये चाह रहा है कि मैं क्यों लेट हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो व्हाई आई एम लेट जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाउन क्लास, और नाउन क्लास अगर एज अ ऑब्जेक्ट काम करें तो उनसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी लगे हुए होते हैं, जैसे वाई का इस्तेमाल है। डन। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है नरेशन। वहां पर जो भी सवाल था मेरे पास यहाँ जवाब प्रेजेंट किया गया है। आई आस्क्ड माय सिबलिंग्स, यहाँ पर आप सिंपल सवालिया होगा तो उसको वेदर या इफ में कन्वर्ट करते हैं। दे वांट होगा तो उन्होंने वांटेड में कन्वर्ट किया, टू गो ऑन अ ट्रिप आएगा। तो ये आपका क्या था, सही आंसर था। फिर वो कहता है कि वाटर इज फ्लोइंग डाउन द स्लोप, तो इसमें डाउन क्या है, डाउन जो है वो एडवर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये डाउन जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्लोइंग को। फ्लोइंग हमारे पास वर्ब है, ऐसे लफ्ज जो वर्ब को क्वालिफाई कर जाएं वो हमारे पास एडवर्ब कहलाते हैं। अगली बात, ये एडवर्ब जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये वेयर का जवाब दे रहा है। वाटर इज फ्लोइंग वेयर, तो जवाब आता है डाउन। जब डाउन का वेयर का जवाब देगा तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। अगर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस पूछता तो हम इसको वही ऑप्शन लगा रहे होते। अब वो कहता है इसको करेक्ट करे। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन दी बस लेफ्ट। नो सूनर के बाद इंग्लिश में हमेशा हैड यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होगा डिड। अगर यहाँ पर डिड आ जाएगा तो आगे थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी, तो रीच को कन्वर्ट करें, रीच को कन्वर्ट करेंगे अकेले रीच में। नो सूनर डिड आई रीच दिस स्टेशन देन दी बस लेफ्ट। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नो सूनर के बाद डिड लगता है और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वो कहता है शेल जो है जियोलॉजिस्ट, फॉसल, शेल जो है इसकी स्टडी जियोलॉजिस्ट करते हैं। शेल जो है ना सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी क्लास्टिक रॉक्स को जो है ना शेल स्टोन कहा जाता है, उसको जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स फॉसल फ्यूल्स की कौन स्टडी करेगा, फॉसल्स की पैलियोंटोलॉजिस्ट करते हैं। तो जो सही आंसर था वो पैलियोंटोलॉजिस्ट था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, इट टेक्स वन टू नो वन मीन्स। वो कहता है कि इट टेक्स वन टू नो वंस मीन्स कि जो उसकी रेलिवेंट फील्ड का बंदा होता है उसी को चीज़ें पता होती हैं, तो ओनली एन एक्सपर्ट कैन आइडेंटिफाई एन अदर, इसका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। माउस की जमा माइस, आपका जो है वो क्या है, राइट आंसर है। कहता है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द टच स्क्रीन टू अलाउ मल्टीपल साइमल्टेनियस टचेस। तो कैपेसिटिव जो है बेसिकली हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली किसको ये यूज़ होती है, टच स्क्रीन के अंदर यूज़ होती है। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या था, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी। व्हेन इंडियन पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट द LOC इन द अपोजिशन एरिया फॉर एयर स्ट्राइक बिफोर बालाकोट। कहता है बालाकोट 2009 से 19 से पहले LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर है, क्या किसी त्यारे ने पाकिस्तान की तरफ से उसको क्रॉस किया था इससे पहले? तो जवाब है हाँ जी, 1971 की वॉर में हमने अपने प्लेन जो है LOC से क्रॉस भेजे थे। रिस्पायरेशन रेट इन ह्यूमंस इज, यानी कि 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस लेता है? तो 14 से लेकर 18 टाइम्स जो है इंसान क्या करता है, सांस लेता है। कहता है कि बिट कैन बी ट्रांसफर्ड इन कंप्यूटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दिस ट्रांसफर स्पीड इज मेजर्ड बाय।
क्लॉक से तो हम टाइम मेजर करते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर का सर्किट है मदरबोर्ड का। उसके बाद है पावर सप्लाई यूनिट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। असल में बीट्स की स्पीड को मापा जाता है बीट्स पर सेकंड, बीपीएस। अगर आपके पेपर में ये आंसर था तो दैट वुड बी राइट आंसर। बिट्स पर सेकंड स्पीड जो है बिट के ट्रांसफर को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। वेबसाइट सर्फिंग के लिए बहुत आसान है, आप ब्राउज़र यूज़ करते हो। कहते हैं हु हेडेड पंजाब बाउंड्री कमीशन, जब पाकिस्तान में बांग्लादेश को बांटा जा रहा था, बंगाल को या पंजाब को बांटा जा रहा था, तो सर साइरल रेडक्लिफ जो है वो एज अ बाउंड्री कमीशन के हेड के तौर पर आए थे। उन्होंने हमारी बाउंड्री को डिमार्क कराना था। पीपीएससी ये भी एमसीक्यूज पूछता है। 17 अगस्त 1947 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कहता है विच मेथड शुड बी यूज टू अवॉइड अर्बन फ्लडिंग, तो इनमें से जो मुझे दो आंसर नज़र आ रहे हैं उनमें जो बेहतर है वो है सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, ताकि अगर अर्बन फ्लडिंग हो तो आराम से वहाँ से जो है ना वो क्या किया जाए, पानी ड्रेन आउट हो जाए। वैसे ढेर सारे मैकेनिज़्म हो सकते हैं, डैम बनाएं, दरख्त लगाएं, ताकि वो फ्लडिंग को क्या कर सकें, रोक सकें, ज़मीन की सॉइल की इरोजन को रोक सकें। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है। कहता है स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड तक कैसे रहती है, सेम रहती है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दो लाइनें जो बराबर फासले पे होती हैं और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। कभी क्रॉस ना करने का मतलब है उनके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बनु उमय्या देयर फैमिली मेंबर एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट किंगडम इन, उन्होंने अंदलस के अंदर जो है ना अपनी हुकूमत बनाई थी। करतबा को अपना कैपिटल बनाया था। 756 की बात है। और अब्दुर्रहमान वन जो बनु उमय्याद की डेंसिटी को अंदलस में क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। 750 में एंड हुई थी। अब्बासी हुक्मरानों ने वो डेंसिटी ख़त्म की थी। तो उनमें से जो लोग बच गए थे वो अंदलस चले गए थे, वहाँ पर बैठकर उन्होंने अपनी जो है ना मोनार्की सिस्टम का आगाज़ किया था। विच टाइप ऑफ नॉलेज इज़ इन अ मुतवातिर हदीस, तो इल्म यकीन होता है, सर्टन नॉलेज। इसका जो सही आंसर है वो आपके पास क्या बनेगा, इल्म यकीन या सर्टन नॉलेज जो हदीस से मुतवातिर में होता है। सदकैन इज़ फेमस एज अ वर्ल्ड रिनॉन्ड, वैसे तो वो सदकैन जो है पेंटर था, कैलीग्राफी भी करता था। ये जो आप अरेबिक में आयात लिखी हुई देखते हैं, ख़ास तौर पे सदकैन जो है उन्हीं की वजह से मशहूर थे। और 1930 में पैदा हुए, 1970 या 80 में इनकी डेथ हो गई थी कराची के अंदर। कहते हैं अ हदीस दैट डज नॉट मीट ऑल द स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऑफ मुतवातिर, मतलब कि कंजक्टिव या मुतवातिर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको हदीस आहद तो नहीं कह सकते। आहद के अंदर जो है बेसिकली क्या होता है, एक रावी होता है। ऐसी हदीस जिसमें जो रावियों की तादाद है वो कहीं से मुनक़ता हो तो हम उसे हदीस से मकतू कहते हैं, मतलब कि कहीं से कट हो जाए, या जहाँ पर रावियों का पता ना हो हम उसको हदीस ज़ईफ़ कहते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू योर पेपर अपना आंसर देख लोगे। फिर वो कहता है कि जॉन लॉजी बेयर्ड इन्वेंटेड, तो मैकेनिकल टेलीविज़न जो है वो किसने किया था, बेयर्ड ने इन्वेंट किया था। कहता है डिसऑर्डरनेस, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर एनर्जी की डिसऑर्डरनेस है, किसी चीज़ की भी डिसऑर्डरनेस आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। बड़ा मशहूर एमसीक्यूज़ है ये। फिर वो कहता है कि आप जो है 12, 9, 6 चलते जाएं और मुझे इसकी 15th टर्म बताएं, मतलब कि हम इसको -6 के बाद हम करेंगे 3 के बाद जो है ना हम इसको 0 करेंगे, फिर हम इसको करेंगे -3। तो इस तरह से कहता है चलते जाएं, तो मुझे इसकी 15th टर्म बताएं। ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन और प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। जब भी हम किसी चीज़ की टर्म मालूम करने जाते हैं उसका फार्मूला ये देखें, AN, इसका मतलब है हम इसकी 15 टर्म मालूम करेंगे। सबसे पहले जो है ना A1, इसका पहला हिस्सा कौन सा है, प्लस टोटल जहाँ तक हमने जाना है -1 इंटू D। D का मतलब होता है इनके दरमियान कितना, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जब मैंने इसको देखा, मेरे पास जो मैंने 15 टर्म मालूम करनी है। पहली टर्म जो है A1 वो मेरे पास है 12, टोटल जो टर्म्स है N वो है 15। उसके बाद इसका जो पैटर्न चल रहा है, जो D चल रहा है वो चल रहा है -3 हो रहा है ना, 12 -3 9 -3 6 -3 3 आएगा। अब इन्हीं को मैं पुट करूंगा, मेरा जवाब आ जाएगा।
अब ये मैंने मालूम करनी है, इसको मैं वैसे लिख दूंगा। A1 जो है वो मेरे पास है 12 प्लस टोटल टर्म्स है 15 -1 और D जो है वो है मेरे पास -3। अब मैं इसको हल करता हूँ। 12 प्लस 14 में से 1 15 में से 1 को माइनस करूंगा तो 14 इंटू -3। 12 प्लस 14 3 आर 42। अब ये माइनस का 3 था तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 42 को मैं माइनस करूं तो -30। तो आपके पेपर के अंदर आपका आंसर जो था वो क्या था, -30 था। सिर्फ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से आप 15 टर्म को मालूम कर सकते हो। फिर वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें जी। कहता है कि 3/4 प्लस 2/3 को। अब ये जो है ये हमारे पास सवाल है बेसिकली फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन को प्लस करने का तरीका ये होता है कि 4 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास आएगा 12। 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लें, 2 2s आर 4, 3 को वैसे लिख देंगे, फिर 2 1s आर 2, 3 को वैसे लिखेंगे, 3 1s आर 3 1, 3 2s आर 6, 6 2s आर 12। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आएगा तो 3 का हल करने का ये होता है, इस 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे। 12 पे 4 को डिवाइड करूं तो मेरे पास जवाब आएगा 3। मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, फिर मल्टीप्लाई लिखूंगा, इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर दरमियान में मैं लिखूंगा प्लस। 3 को जमा डिवाइड करूं 12 पे तो 4 मेरे पास आंसर आएगा। 4 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई लिखूंगा, इस 2 के साथ कर दूंगा। 3 3s आर 9 प्लस 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाई 12 मेरे पास आएगा 9 और 8 को जमा करूंगा 17/12। तो आपके पास 17/12 जो है वो आपका राइट आंसर था। उसके बाद कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एन एरिया इज 256 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है, वो कहता है ये एक स्क्वायर है हमारे पास, इसका चारों तरफ अहाता, मतलब इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ मालूम करें चारों साइडों की, हम इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और कहता है कि इसके दरमियान ये जो एरिया है ये वाला सारा, ये है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू S स्क्वायर, जितनी भी साइड्स है सबका स्क्वायर। साइड्स का मतलब ये होता है 2, या मैं इसको ऐसे कर लूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ का स्क्वायर, एक ही बात है। अब 256 उसने दिया हुआ है हमें एरिया, इधर से S स्क्वायर, दोनों तरफ ऑफ कोर्स मैं इसका क्या लूंगा, अंडर रूट। 256 का अगर मैं अंडर रूट लूं, 256 अंडर रूट का तरीका ये होता है कि 1 1s आर 1, 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि मैंने जोड़े बनाया, 56 को नीचे ले आऊंगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, तो यहाँ पर भी 6 लिखूंगा। 6 6s आर 36, 3 को कैरी करूंगा, 6 2s आर 12 + 3 15 आ जाएगा क्रॉस, तो मेरा ये 16 जो है वो आंसर है। इसका मतलब है कि एक साइड की लंबाई जो है वो मेरे पास 16 निकली है। मैंने चारों साइड की मालूम करनी है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो मेरे पास आएगा 64। तो 64 सेंटीमीटर जो है वो मेरा क्या था, सही आंसर था। वो कहता है कि एरिया ऑफ a right angled triangle is 126 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे क्यूब नहीं होना चाहिए, इसको स्क्वायर होना चाहिए। इफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर देन हाइट इज। वो कहता है कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका दरमियान वाला ये जो एरिया है वो है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहता है कि इसकी बेस जो है ये वाली, ये है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। मुझे ये मालूम करके दो, इसकी हाइट को मुझे मालूम करके दो। जब मैंने इसकी हाइट को मालूम करना है, अब या तो मुझे इसका हाइपोटेन्यूज पता होता तो मैं कर लेता, फिर अगर एरिया पता है तो भी मैं कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब एरिया मुझे पता है कि 100 कितना है 26, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस भी मुझे उसने बता दी 28 है,
हाइट मैंने मालूम करनी है। 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये आ जाएगा 14। 14 हाइट से मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 126 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू हाइट। अच्छा, 2 7s are 14, 2 6s are 12 आ जाएगा, 2 3s are 6 आ जाएगा, 7 1s are 7, 7 9s are 63। तो हाइट जो है वो मेरे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। हाइट मेरे पास कितनी आएगी? 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो मेरे पास है, इफ अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 10 आवर्स एंड कार ट्रेवल द सेम का मतलब है वो भी 60 किलोमीटर चली है इन 8 आवर्स, 8 घंटों में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रक टू कार स्पीड? पहली बात तो यह है कि ट्रक ने जो फासला तय किया वो था 60 किलोमीटर और टाइम उसने लिया 10 घंटे। अब मैंने उसकी स्पीड या वेलोसिटी मालूम करनी है। इसका फार्मूला S इज इक्वल टू VT। V मैंने मालूम करना है S ओवर T। तो स्पीड अपना टोटल फासला उसका कितना है? 60 किलोमीटर और जो टाइम उसने लिया है वो 10, 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ट्रक जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था, तो 10 घंटों में 60 किलोमीटर किए। अब इसी तरह से मैं कार की मालूम कर लेता हूँ। कार का जो फासला है S जो है वो किसके बराबर है हमारे पास? S इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ते थे आप फार्मूला, 60 किलोमीटर, टाइम है 8 घंटे। अब मुझे इसकी स्पीड मालूम करनी है S ओवर T, तो 60 ओवर 8। अब जब ये 60 ओवर 8 है, वो कहता है मुझे इस ट्रक और इसकी जो है बेसिकली आप क्या मालूम करके दो रेशो। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 4s are 8, 2 30 दार क्या आता है हमारे पास? 30 ओवर 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको यहीं पे डिवाइड कर लूँ भी मेरी मर्जी, मैं इसको वैसे रहने दो भी मेरी अपनी मर्जी है। अब मैंने ट्रक टू कार की रेशो निकालनी है। ट्रक टू कार की रेशो निकालने जा रहा हूं। स्पीड की ट्रक की है 6 रेशो 30 ओवर 4। अब देखें 6 रेशो को जो है ना, मैं अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो भी उलट जाएंगे। मैं इसको नहीं भी करता तो मैं कहता हूं 6 ओवर 30 ओवर 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 6 1s are 6, 6 5s are 30, तो मेरे पास जवाब जो है 4 ओवर 5 आएगा। तो आपके पेपर के अंदर जवाब था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4:5। तो 4:5 जो है वो आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कहता है कि सवाल इस तरह से था, 16 अंडर रूट प्लस 16 प्लस 3 अंडर रूट 27 इट इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग होता ये टेंटेटिव पेपर ही है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर तो पीपीएससी किसी को नहीं देता। अब 16 की जो अंडर रूट है वो 4 आता है, प्लस 16 को वैसे लिखूंगा। 27 की जो है ना, उसने कहा है हम इसकी फैक्टराइजेशन करें 27 की 3 के हवाले से। 9 3s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 3 आएगी तो 27 बनेगा। अंडर रूट में भी 3 है तो मैं 1 ओवर 3 कर दूंगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 4 प्लस 16 प्लस 3, तो ये बनेगा 23। तो 23 हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? सॉरी, रैशनल नंबर होते हैं। आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। ये सवाल जो है ना, यहाँ पर ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ, एक अंदाजे से लिखा गया, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई के हल करते थे तो मुझे एक स्टूडेंट ने ये बताया कि इसका आंसर 1 बनता था। बट मैं ये मतलब कि उसके भी आप ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिखा तो गया है यहाँ पर सवाल, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर था या सवाल था वो हमें नहीं पता। अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स वो ये कह रहे थे कि इसका आंसर जो है वो 1 बनता था। सवाल नहीं था याद किसी को। उर्दू के MCQs थे, बहुत आसान थे, जैसे दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, आफत का पर काला, तो इसके यहाँ पर आना था। रस्सी जल गई बल ना गया। उसके बाद दीदों का पानी मर जाना या घट जाना, इसका मतलब होता है बेशरम हो जाना। ये मुंह और मसूर की दाल, जब भी कोई बंदा काम ना कर सकता हो हम उसको कहते हैं ये, या मतलब कि किसी का कैपेसिटी से बड़ा काम हो, फिर हम उसको कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। तो इस वजह से उसने कहा किसी काम के काबिल ना होना।
वो मदरसे में पढ़ने गया और इसमें ज़र्फ़ मकान कौन सा है, तो ज़र्फ़ मकान मदरसा है ऑफ कोर्स, इसमें नकरा की सब टाइप है, इसमें ज़र्फ़ मकान, तो मदरसा जो है वो क्या आएगा हमारे पास, ज़र्फ़ मकाम में आएगा। जैसे ज़र्फ़ ज़मा में वक्त आता है, 9 नगद न 13 उधार, तो 13 जो है उसका क्या था, सही आंसर था। हाथी के दांत दिखाने के और जो पूरा होगा वो क्या होगा, खाने के और। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, इसमें क्या बयान किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, मजाज मुरसल है। जब किसी चीज़ को मजाजी मायनों में यूज़ करते हैं लेकिन वो हकीकत के करीब तर हो, हम इसको मजाज मुरसल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने कुरान पाक पढ़ा, अब इसके अंदर मजाज मुरसल यूज़ हुआ है। कुरान पाक जो है मैंने, इसका मतलब है मैंने कुरान पाक पढ़ा, किसी को कह रहा हूँ मैं सुबह कुरान पाक पढ़ता हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं 30 पारे पढ़ता हूँ, तो वो समझ जाएगा मैं 1 पारा पढ़ता हूँ, आधा पारा पढ़ता हूँ। तो इसी तरह से जब ये खुशी की लहर का दौड़ना, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं था कि वो खुशी इटसेल्फ वहाँ पर दौड़ रही थी, खुशी की लहर का दौड़ने से मुराद ये है कि लोग वहाँ पर खुश थे। तो इस वजह से इसमें जो उर्दू की सनफ यूज़ हुई है वो कौन सी है, मजाज मुरसल है। ये तो चंद MCQs थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।